नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटका इलेक्शंस की। कर्नाटका इलेक्शंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका नेशनल लेवल में क्या इम्पैक्ट होगा, इसका कर्नाटका की जनता के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, कौन सी पार्टियां हैं, क्या क्या उनके मैनिफेस्टोज हैं और कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब हम इन पॉइंट्स में देखेंगे। उनका एजेंडा क्या है, कौन सी पार्टियां हैं, उनकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है और क्या होगा फाइनल रिजल्ट, ये पूरा वीडियो में हम देखेंगे। लाइन तक देखते रहिए ये पूरा वीडियो ताकि आप सबको इस विषय के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाए। 24 मई 2023 को इस गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म होने वाला है। 10 मई 2023 को इलेक्शन की पोलिंग होगी और 13 मई को हम सबको पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैसा समीकरण रहेगा, क्या हम असेंबली होगी या कोई मेजर पार्टी मेजोरिटी में आ जाए। कोई भी टॉपिक पे बात करने से पहले हमें चाहिए कि उसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर ले। तो हम जानते हैं कि पिछली बार 2018 में क्या क्या रणनीतियां थी और कौन सी पार्टी ने कितने वोट्स लिए थे, कितने सीट्स जीते थे, कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स थे उनके। तो ये सब देखने के लिए हम चलते हैं 2018। अगर हम देखेंगे तो बीजेपी को पिछली बार मिले थे 104 सीट, दैट मेक्स देम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद अ वोटर शेयर ऑफ 36.34%। यहाँ पे ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लो कि बीजेपी को पिछली बार मिले थे 36.34 वोट्स, परसेंटेज ऑफ वोट्स। अगर वहीं पे हम देखेंगे कांग्रेस को सिर्फ 80 सीट यानी कि ओनली 80 सीट्स मिले थे पिछली बार, और लेकिन उनका वोट शेयर बीजेपी से भी ज्यादा था, यानी 38.5% वोट शेयर था कर्नाटका कांग्रेस के लिए। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि जिस पार्टी को 38% वोट मिलते हैं उनको मिलते हैं 80 सीट्स, और जिस पार्टी को मिलते हैं 36% ऑफ वोट्स उनको मिलते हैं 104 सीट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हम अगर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इसका करेंगे तो जिस पार्टी को ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं उनको कम सीट मिलते हैं, और जिस पार्टी को कम परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं उनको बहुत ज्यादा सीट्स। और इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो जेडीएस को मिले थे 37 सीट्स और उनका वोटर शेयर था सिर्फ 18%। विद ऑल दीज कैलकुलेशंस अगर हम सोचेंगे कि अगर किसी पार्टी को ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं और उनके सीट्स कम होते हैं, तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो हम इस बार इंक्लूड करेंगे ताकि हम पिछली बार की तरह ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिले। देखिए, हर किसी को अपनी पुरानी गलती से सीखना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जेडीएस हो। तो पिछली बार जिस तरह से उनको ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले थे फिर भी बहुत कम सीट्स मिले थे, क्या हम इस बार इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, फिर से वही गलती करेंगे, या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस लाएंगे, थोड़ा डेटा एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि क्यों हमारा वोटर परसेंटेज ज्यादा है फिर भी हमें सीट्स कम है, कौन सी सीट्स है जहां पे इम्पैक्ट हुआ, कौन सी सीट्स है जहां पे हमें एनालाइज करेंगे। अगर इस बार कांग्रेस इस रणनीति को अपनाती है और उनका वोटर परसेंटेज ज्यादा होकर अगर वो फिर से खेल खेलेंगे तो वही गलती फिर से दोहराएंगे नहीं और इस बार उनकी सीट्स बढ़ जा सकती हैं। और दूसरी बात है, यही स्ट्रेटजी अगर बीजेपी को देखनी है तो बीजेपी ये सोचे कि क्यों उनके वोटर परसेंटेज कम है और वो क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकती हैं ताकि उनका वोटर परसेंटेज बढ़े और उनके नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ जाए। तो अगर इस पूरे मामले को हम सोचेंगे, समझेंगे और सही तरह से एनालाइज करेंगे तो इस बार हर एक पार्टी अपनी अपनी सीट्स में अच्छी परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि इस स्ट्रेटजी के तहत जहां थे 80 सीट कांग्रेस के और 37 सीट्स जेडीएस के, दोनों ने मिलाकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाया था 2018 में, और इसका सीएम बनाया था जेडीएस के हेड कुमारस्वामी को। कुमारस्वामी जी ने एक किंग मेकर की भूमिका अपनाते हुए वो खुद किंग बन गए पिछले 2018 में।
लेकिन ये बात बीजेपी को रास नहीं आई। बीजेपी ने सोचा समझा और पूरे देश को दिखा दिया कि यहाँ पे किंग मेकर भी बीजेपी थी और किंग भी बीजेपी है। उन्होंने ऐसा खेल खेला कि शुरू हुआ द ग्रेट कर्नाटका पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ 2019। जैसे ही इनकी जो सरकार चलती गई, ये बात बीजेपी को रास नहीं आई। उन्होंने सोचा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हमारे लिए सिर्फ थोड़े से सीट्स कम हैं, यानी कि ऑलमोस्ट एक 9-10 सीट कम है, तो हम क्यों उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए छोड़े। तो जेडीएस को हटाकर, कांग्रेस को हटाकर बीजेपी ने शुरू किया ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस क्या है, क्यों है, ये आप दूसरे वीडियोस में जान लेंगे। कांग्रेस के 10 एमएलए गए और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसी तरह जेडीएस के भी शायद 2 या 3 एमएलए थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया और ज्वाइन हो गए बीजेपी। बीजेपी ने सारी की सारी सरकार गिरा दी 2019 में और वो बन गए किंग मेकर और किंग। समझ लीजिए क्या यही स्ट्रैटेजी 2023 में भी वो अपनाएंगे। और इस स्ट्रैटेजी को तोड़ने के लिए कांग्रेस क्या क्या स्टेप्स अपनाएगी। 4 साल तक उनकी सरकार को कोई छू नहीं सका। अगले 4 साल तक पूरे टेन्योर खत्म किया और हम पहुंच गए 2023 में, जहां पे फिर से इलेक्शंस आ गए। हमारा हो गया एजेंडा, हम एजेंडा पास कर चुके, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज यहाँ पे प्रेजेंट है इस बार के 2013 के कर्नाटक इलेक्शन। इस बार के 2013 के इलेक्शन में कौन कौन सी पार्टियां हैं अभी हम देखते हैं। पहला नंबर है बीजेपी का, जो कहती है कि यहाँ पे डबल इंजन सरकार चाहिए। पहले भी डबल इंजन सरकार थी, यानी सेंटर में बीजेपी थी और यहाँ स्टेट में भी बीजेपी थी। दूसरी है कांग्रेस पार्टी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार कांग्रेस बहुत ही वीक थी और पूरे देश में इनके सिर्फ 3 या 4 राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार चल रही है और इन 3-4 राज्यों में भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन अभी लगता है कि पासा बदल रहा है, स्पेशली जहाँ पे राहुल गांधी ने जन जोड़ो यात्रा की थी पूरे भारतवर्ष की। वहां से लगता है कि कांग्रेस की तकदीर फिर से बदलने लगी है और वो एक मेजर रोल प्ले करेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में। लेकिन क्या वो फिर से ऑपोजिशन में बैठेगी या गवर्नमेंट फॉर्म करेगी या किसी और के साथ कोalition बना के फॉर्म करेगी, ये हम देखेंगे आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। पहली पार्टी हो गई बीजेपी, दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस और तीसरी और इम्पोर्टेंट पार्टी है जेडीएस। जेडीएस यहाँ पे हमेशा से किंग मेकर का रोल प्ले कर रही है। उनके आज तक 30, 35, 40 ऐसे ही सीट्स और इसी में वो अपना खेल खेल रहे हैं। यही स्ट्रेटजी लगता है कि आने वाले इलेक्शन 2023 में भी वो प्ले करेंगे। उनके मैक्सिमम 30 या 40 सीट आएंगे, फिर से कोalition गवर्नमेंट बनेगी। वही चाहते हैं कि हम फिर से किंग मेकर बन जाएं और फिर से जैसा कि 2018 में कोalition फॉर्म हुई थी, कुमार स्वामी को दिया गया था सीएम का पोस्ट, क्या फिर से यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ये हम देखते। फिर उसके बाद हम आएंगे जो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कर्नाटक में पहली बार अपना खाता खोल रही है। उन्होंने दिल्ली में अच्छा परफॉर्म किया है। उसी स्ट्रैटेजीज को, उसी एजेंडे को, उसी मैनिफेस्टो को लेकर वो आए हैं कर्नाटका में। पंजाब में उन्होंने जीता। आप देखते हैं कि कर्नाटका में आम आदमी पार्टी क्या करेगी। आम आदमी पार्टी इस बार 209 सीट्स में उनके कैंडिडेट्स को खड़ी कर रही है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी इस बार 133 कैंडिडेट्स को खड़ी कर रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस बार 9 कैंडिडेट्स को, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 8 कैंडिडेट, सीपीआई 7 कैंडिडेट, एआईएमआईएम सिर्फ 2 कैंडिडेट्स, नेशनल पीपल्स पार्टी 2 कैंडिडेट्स को। हम बात करेंगे इस इलेक्शन के मुद्दों के बारे में, कौन से मुद्दे हर एक पार्टी उठाएगी और क्या उनकी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। इस बात को मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है
तो हम चलते हैं दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के चंद लीडर्स ने आकर बेलगाम में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इस बात का कि वहां के जो महाराष्ट्रियंस हैं, जो मराठी बात करते हैं बेलगाम में, उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि वो कन्नड़ा नहीं बात करते, वो मराठी बात करते हैं। इसीलिए उन डिस्ट्रिक्ट्स को, उन जिलों को वो महाराष्ट्र को देने के लिए मांग कर रहे थे। ये मांग आपकी नहीं है, ये मांग बहुत पुरानी है। ये मुद्दा चला आ रहा है, हर इलेक्शन में उठता है और फिर वहीं से थम जाता है। लेकिन इस बार ये मुद्दा बहुत बढ़ गया। वहां के जो लोग थे, आने जाने वाले लोगों को मार रहे थे। कर्नाटका व्हीकल्स थोड़े से वहां पे जलाए गए और इस तरह महाराष्ट्र और कर्नाटका के लीडर्स के बीच में एक जंग के मैदान जैसा हालात पैदा हो गए। और वहां से जो भी महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने मांग की कि इस मामले को वहीं पे रफा दफा किया जाए। लेकिन कर्नाटका वाले भी छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इस बात के लिए लड़ाई लड़ी और कहा कि बेलगाम हमारे कर्नाटका का एक अभिन्न हिस्सा है और हम इस जमीन की 1 इंच भी नहीं देंगे। ये बात ऐसी ही हुई जैसे कि कोई मांग रहा है कश्मीर, यानी पाकिस्तान कश्मीर मांग रहा है, क्या हम दे देंगे उसको? नहीं देंगे ना। इसी तरह कर्नाटका की जमीन जो है वो कर्नाटक के पास ही रहेगी और वहां के जो मराठी हैं, जो भी आप कह रहे हो कि वो इनसिक्योर हैं, वो इनसिक्योरिटी को हम हटाएंगे और वहां पे भी पीस लाएंगे। ये हमारे मिनिस्टर्स का कहना था। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत ही बड़े तरीके से उछालने की कोशिश की थी इस इलेक्शन में, लेकिन ये मुद्दा वहीं पे अभी दब के रह गया है। ओनली इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका इस मुद्दे को थोड़ा सी हवा मिल गई। तो यह था बेलगाम मुद्दा, जो इस बार के 2022 के चुनाव का पहला मुद्दा रहेगा। पूरे पाकिस्तान को